मेरे प्यारे छात्रों, क्या हाल चाल। तो आज हम लोग जानेंगे वर्क डन इन पुलिंग द चेन, है ना। कि जब किसी भी टेबल पे हो या हेमिस्फेरिकल बॉडी पे हो या सेमी सर्कुलर वायर पे कोई चेन रखा हो, उसको हम लोग खींचेंगे, पुल करेंगे, तो ये काम करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा, दैट मीन्स वर्क डन कितना होगा, वेलोसिटी क्या होगा, और भी बहुत सारी बातें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो दीजिए आज का पहला स्टार, वर्क डन इन पुलिंग द चैन अगेंस्ट ग्रेविटी। वर्क डन इन पुलिंग द चैन अगेंस्ट ग्रेविटी। क्लियर। तो मान लो एक हम हॉरिजॉन्टल टेबल लिए, अभी फ्रिक्शनलेस टेबल है, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हम लोग रफ टेबल लेंगे, है ना। अभी स्मूथ टेबल है, फ्रिक्शन कहीं नहीं है, और इस पे चेन रखा हुआ है। चेन रखा हुआ अच्छे से, और इसका कुछ पोर्शन फ्रॉम एज ऑफ द टेबल लटका हुआ है, ठीक है। तो मान लो पूरा चेन का मास m है और लेंथ l है, ठीक है, और एज ऑफ द टेबल से l/n पार्ट लटका हुआ है, l का n पार्ट, है ना, यानी n पार्ट ऑफ l, n पार्ट ऑफ l मतलब l/n। टोटल लेंथ ऑफ द चैन का कुछ पार्ट लटका हुआ है, जिसको हम लोग 1/n से लिखे या l/n से लिख सकते हैं। क्लियर। चलिए अब क्वेश्चन है कि कोई इंसान यहां पे है, मान लीजिए आप ही हैं, और इसको आप खींचने लगे, तो आप पुल किए। इसका मतलब है कि जो पार्ट यहां से लटका हुआ है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर जाएगा, ग्रेविटी नीचे खींचना चाहेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नीचे खींचेगा, और आप वाला फोर्स इसे ऊपर खींचेगा। यही है क्वेश्चन, वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी, कि ग्रेविटी के अगेंस्ट आपका फोर्स कितना वर्क डन किया। तो मान लीजिए मेरा वर्क जो हुआ वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट या वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स, वो है mgh। मान लो किसी भी बॉडी को जमीन से उठाते हैं या किसी रिफरेंस लेवल से उठाते हैं, तो रिफरेंस लेवल से हम कितना वर्क डन किए, वर्क डन बराबर फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो उतना ही होगा जितना mg लगेगा, इस बॉडी पे जितना mg लगेगा उसी के इक्विवेलेंट मेरा फोर्स होगा, बस डायरेक्शन अपोजिट होगा, मेरा फोर्स ऊपर और ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे। तो मेरा फोर्स हो गया mg और डिस्प्लेसमेंट h, दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया, तो cos थीटा 0 हो जाएगा। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स या वर्क डन बाय अप्लाइड फोर्स या वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, mgh। तो बताओ जो चैन लटका हुआ है उसका मास कितना हो जाएगा, m/n। नहीं आया समझ में। l लेंथ में कितना मास, m मास, तो l/n में कितना मास, m/l इंटू l/n। l लेंथ में m मास, तो l/n में कितना, m/l इंटू l/n, l से l कट जाएगा, m/n हो जाएगा। यानी l/n पार्ट लटका हुआ है, तो l/n पार्ट का मास m/n। मान लो l/3 पार्ट लटका रहता है तो मास हो जाता है m/3, 2l/3 पार्ट लटका रहेगा तो मास हो जाएगा 2m/3। क्लियर। चलिए तो m यानी मास हो जाएगा चैन का जो लटका हुआ है m/n, क्योंकि हमको इसी से लेना देना है ना। चलिए g का वैल्यू g और h हाइट क्या होगा, तो हाइट के रूप में बाबू यहां से l/n मत ले लेना कि सर एज से इस पूरे चेन का लेंथ l/n है और यही हाइट है, नहीं। ध्यान से देखो, अगर हम इसी लाइन को रिफरेंस लेवल ले ले, तो रिफरेंस लाइन से हर मास का हाइट अलग अलग है,
मास तो एक जगह अब नहीं रखा हुआ है, मास फैला हुआ है। यहां से इस मास का हाइट अलग है, 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 सब मास का हाइट अलग अलग है। क्लियर? तो यहां पे दो तरीका है बनाने का, या तो इंटीग्रेशन से बना ले या सेंटर ऑफ मास का हेल्प ले। तो कंपटीशन में हम सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेंगे। अब कुछ दिन बाद तो हम सेंटर ऑफ मास पढ़ाएंगे ही आप लोग को। अब ध्यान से देखो, सेंटर ऑफ मास कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएगा बताओ? L/2 है, टोटल लेंथ है L/n, तो सेंटर ऑफ मास होगा आधे पे, तो L/n का आधा L/2 है। यानी इस रिफरेंस लेवल से, रिफरेंस लाइन से या बेस लाइन से सेंटर ऑफ मास कितने हाइट पे होगा? L/n का आधा, हाइट हो जाएगा L/2n। तो H की जगह हो जाएगा L/2n। हमारा बर्डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा? टू पुलिंग द चेन mgl/2n²। यही हो जाएगा बर्डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट द ग्रेविटी। अब क्वेश्चन बनाते समय n का वैल्यू पलटी मार के लिखना, n का वैल्यू पलटी मार के, क्योंकि इस कौन स्टाइल है। देखो ध्यान से, पलटी मार के मतलब बोलेगा कि फ्रॉम एज ऑफ द टेबल से टोटल लेंथ का L/3 पर लटका हुआ है, तो n का वैल्यू L/3 है, 1/3 नहीं लेना है, 3 लेंगे। हाफ लटका रहेगा तो 2 लेंगे। क्यों? L/n, तो मान लो टोटल लेंथ का 3 पार्ट लटका हुआ है, तो L/n, n की जगह क्या हो गया 3, तो n की जगह 3 लिखेंगे। इन्हें कि 1/3 रहेगा तो 1/3 लिखेंगे, 1/3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 1/2 रहेगा तो 2 लिखेंगे, 1/4 रहेगा तो 1/4 ना लिख के 4th लिखेंगे। क्योंकि L/n मतलब n, L का कितना हिस्सा? थर्ड पार्ट, तो L/3, तो n किसके बराबर हो गया? 3 के। बोलेगा L/4 लटका हुआ है, तो n की जगह क्या हो जाएगा? 4। क्लियर? चलो जल्दी से नोट करो। हो गया नोट? अब इसी क्वेश्चन में अगर बोल दे कि वेलोसिटी ऑफ चेन बताइए जब ये टेबल को छोड़ चुका है, तो कैसे बनाएंगे? नोट कर लिए? चलिए अब हम लोग इसी चीज को करते हैं। फाइंड, अगला स्टार हो गया इसमें, फाइंड वेलोसिटी ऑफ चेन while leaving the table या leaving the surface। जब ये चेन टेबल को छोड़ देगा तो किस वेलोसिटी से नीचे आएगा? तो ये मान लो इनिशियल कंडीशन है और ये रिफरेंस लाइन है या बेस लाइन है, तो अभी कुछ ऐसा नजर आ रहा है। अब कुछ देर बाद ये गिर गया, टेबल से गिर गया, टेबल को छोड़ दिया, तो मान लो ऐसा नजर आया। L लेंथ का चेन ऐसे गिर रहा है भी वेलोसिटी से नीचे, किस वेलोसिटी से गिर रहा है नीचे या किस वेलोसिटी से टेबल को छोड़ा है वही निकालना है। ठीक है? अब देखो कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं भी फ्रिक्शन नहीं है। क्लियर? तो क्या लगाएंगे? कॉन्सेप्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन। चलिए लगाइए, क्या हो जाएगा? U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल। इसका एक अलग स्टाइल भी बताए थे पिछले लेक्चर में, जो लोग नहीं देखे हैं जल्दी से देख लीजिए। अब बताओ U इनिशियल क्या हो जाएगा? यहां से चेन लटका हुआ है, ये रिफरेंस लेवल है, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? रिफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस देंगे। मास क्या हो जाएगा? m/n g, पोटेंशियल एनर्जी mgh, m की जगह m/n g और h की जगह क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ, क्या लिए थे? L/2n लिए थे, h की जगह L/2n लिए थे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले तो रेस्ट में ही रखा होगा 0, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब बताओ ध्यान से, अब ये सिचुएशन हो गया तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? मान लो ये रिफरेंस लेवल हो गया ना, तो यहां से कितना हाइट पे सेंटर ऑफ मास होगा? L/2 हाइट पे होगा, तो
तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम बड़ा ले रहे हो तो बड़ा लो, जी और एच के जगह क्या हो जाएगा L/2, है ना। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mg, एच के जगह L/2, क्योंकि पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास L/2 पे होगा। क्लियर, चलिए। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv², यही भी यहां से निकालना है, समझ गए ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा mgh, m के जगह m/n, क्योंकि पूरा मास कितना है, पूरे चैन का मास ना m है, जो पार्ट लटका हुआ उसका मास m/n, थोड़ा देर पहले भी बताए हैं, उसको देख लीजिए फिर से। तो m, g के जगह g और h के जगह L/2n, क्योंकि जो पार्ट लटका हुआ उसका सेंटर ऑफ मास यहां से L/2n पे होगा, क्योंकि पूरा लेंथ है L/n, तो इसका आधा हो जाएगा L/2n। इनिशियल रेस्ट में है तो काइनेटिक एनर्जी 0, फाइनल वो इस कंडीशन में है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या हो जाएगा mgh, m के जगह पूरा मास ऑफ द लेंथ, पूरा मास ऑफ द चेन, g के जगह g और L, दैट मींस हार्ट के रूप में क्या लेंगे, यहां से L/2 ले लेंगे। और फाइनल काइनेटिक एनर्जी m से m गया, यहां से भी क्या आएगा सॉल्व करके, यहां से जब गुना भाग करोगे तो वेलोसिटी का आएगा वैल्यू √GL 1 - 1/n², यही हमारा वेलोसिटी होगा। जब वो चैन टेबल को छोड़ेगा तो वेलोसिटी आ जाएगा √GL 1 - 1/n²। अब मान लो जब क्वेश्चन में वेलोसिटी पूछेगा तो आपका मन डिटेल से बना लीजिए या ये फार्मूला यूज कर लीजिए। अगर फार्मूला यूज कीजिएगा तो थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेते हैं, जल्दी से नोट कर, ठीक है। लेते हैं क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन है, ये IIT एडवांस 1985 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन AIEEE, जो अब जेईई मेन आप लोगों का कहलाता है, जेईई मेन से पहले नाम था AIEEE, 2002 में, और जिपमर में यही क्वेश्चन 2000 में पूछा था। सेम क्वेश्चन कि एक टेबल पे चेन है, टोटल मास m है, लेंथ l है और L/3 पार्ट लटका हुआ है, टेबल के एज से L/3 पार्ट लटका हुआ है। क्वेश्चन वही है, फाइंड पहला वर्क डन इन पुलिंग द चेन, और दूसरा है वेलोसिटी ऑफ द चेन, velocity of the chain while leaving the surface या टेबल, कुछ भी लिख देगा। और कहीं भी फ्रिक्शन का नामो निशान नहीं है, फ्रिक्शन के साथ भी हम लोग क्वेश्चन लेंगे, है ना, घबराइए मत, पूरा लेक्चर देखिए। और वर्क डन इन पुलिंग द चेन मतलब जब ये पूरा चेन टेबल पे आ जाए, है ना, या वर्क डन इन पुलिंग द चेन अगेंस्ट ग्रेविटी लिख देगा, या पूरा चेन टेबल पे आ जाए। चलो पहला का आंसर क्या होगा, जल्दी बोलो, पहला का आंसर क्या होगा। वर्क डन का फॉर्मूला क्या लाए थे, mgl/2n², ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, पहले बना लेंगे, ऑप्शन मैच कर लेंगे। mgl/2 और n का वैल्यू क्या हो जाएगा, लेंथ L/3 है, यानी n का वैल्यू 3 हो गया, ओके। 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, mgl/3 का स्क्वायर 9 2 जा 18। सेम क्वेश्चन SC वर्मा में भी है, DC पांडे में भी रहेगा, ओके। चलिए दूसरा है वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या लाए क्वेश्चन वेलोसिटी का, √GL 1 - 1/n², GL 1 - 1 लेंथ ऑफ द पार्ट क्या है L/3, यानी n का वैल्यू 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, क्या हो जाएगा सॉल्व होके 1/1 - n हो जाएगा 8/9, तो 8GL/9, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब कभी कभी टोटल लेंथ दे देगा 2 मीटर, कि रस्सी का लेंथ है 2 मीटर, चैन का लेंथ है 2 मीटर, L की जगह 2 मीटर ले लेना, G की जगह 10 ले लेना, तो न्यूमेरिकल आंसर आ जाएगा GL की जगह, है ना। मान लो रस्सी का लेंथ दे देगा 2 मीटर
और बोलेगा कि रस्सी का मतलब चैन का लेंथ दे देगा 2 मीटर, बोलेगा टोटल चैन का लेंथ है 2 मीटर, टोटल चैन का मास है 4 kg और उसका आधा लटका हुआ है, तो बताइए वर्क डन निकाल लेंगे, बताइए वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, बन जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब निकाल लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा। अब है, मान लो सेमी सर्कुलर वायर है या सेमी सर्कुलर ट्यूब है, ये इसका सेंटर और ये रेडियस हो गया। अब इसके ऊपर चैन दे देगा, इसके अंदर चैन दे देगा, दे दिया चैन, बोला कि चैन को खींच के बाहर निकाला गया किसी भी इंड से, इस इंड से चाहे इस इंड से। तो जब चैन बाहर आ गया तो कैसा नजर आएगा, ऐसा नजर आएगा। चैन का लेंथ L, तो बताइए वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से आप निकाले, फाइंड द वेलोसिटी in pulling the chain, find the velocity in pulling the chain from one end of a semicircular tube। आप एक एंड से इसको खींच लिए, तो बताइए किस वेलोसिटी से ये बाहर आया, और चैन का मास m ही है और लेंथ L है। ठीक है, तो ये इनिशियल सिचुएशन और ये फाइनल हो जाएगा। क्लियर, क्या पूछा है वेलोसिटी। अब ध्यान से देखो क्या करेंगे। अब ये वेलोसिटी वाला फॉर्मूला अब यहां नहीं लगेगा, वहां से वहां टेबल वाले पे लगेगा। यहाँ टेबल के अंदर नहीं है, टेबल पे नहीं है, ये किसी बॉडी के अंदर या किसी बॉडी पे है, सेमी सर्कुलर बॉडी पे है। तो अब मेन मेथड से बनाएंगे, फॉर्मूला से नहीं। कहीं फ्रिक्शन नहीं है, कहीं फ्रिक्शन नहीं है, तो क्या करेंगे, लगाएंगे U इनिशियल प्लस K इनिशियल बराबर U फाइनल प्लस K फाइनल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। मतलब कहीं फ्रिक्शन नहीं है तो मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है। इसके कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बनाएंगे। अब ध्यान से देखो, अब इस चैन का इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। मान लो ये वाला मास यहां से h हाइट पे है, ये h1 पे है, ये मास यहां से h2 हाइट पे है। अब बताओ पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो ये फॉर्मूला तब वैलिड होता है जब मास एक जगह हो। यहाँ मास तो अलग अलग हाइट पे फैला हुआ है। अगर ये रिफरेंस लाइन है, अगर ये रिफरेंस लाइन है तो रिफरेंस लाइन से हर मास का हाइट अलग अलग है, तो मुश्किल है बनाना। या तो इंटीग्रेशन से बनाएंगे या सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेंगे। तो सेंटर ऑफ मास का हेल्प ले लेंगे। तो सेमी सर्कुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है h बराबर 2r/पाई पे। क्लियर, फ्रॉम द सेंटर, यानी यहां से 2r/पाई हाइट पे बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है। अब आसानी से बन जाएगा। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mg, और h की जगह क्या हो जाएगा 2r/पाई। जो चैन है वो चैन कहां रखा हुआ है, सेमी सर्कुलर बॉडी के अंदर रखा हुआ है। तो सेमी सर्कुलर बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है 2r/पाई पे। तो 2r/पाई कहां से, बेस लाइन से, ओरिजिन से, सेंटर से। तो mg और h की जगह क्या हो जाएगा 2r/पाई। h का मतलब हो गया जहां पे टोटल सेंटर ऑफ मास है। टोटल सेंटर ऑफ मास जो है वो सेंटर से कितना दूरी पे है, कितना हाइट पे है, 2r/पाई पे है। क्लियर, अब देख लो माइनस होगा कि प्लस। ये रिफरेंस लाइन है, बेस लाइन है, बेस लाइन से ऊपर का बात कर रहे हैं तो प्लस होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, बॉडी पहले रेस्ट में है। फाइनल क्या हुआ,
फाइनल हम लोग क्या किए, इसको खींच लिए, इस कंडीशन में आ गया। अब इस कंडीशन में पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बेस लाइन से पहला नंबर तो बेस लाइन से नीचे है तो माइनस होगा, मास m g और h क्या होगा। अब ध्यान से देखो, पहले तो लेंथ निकाल लेंगे, इसका लेंथ क्या होगा बोलो, पाई आर होगा। चैन कहां रखा हुआ था, सेमी सर्कुलर बॉडी के अंदर, सर्कुलर बॉडी का टोटल लेंथ 2 पाई आर, तो सेमी सर्कुलर का क्या हो जाएगा पाई आर, इसका पूरा लेंथ क्या हो जाएगा पाई आर, लेंथ हो गया पाई आर। तो सेंटर ऑफ मास रिफरेंस लाइन से क्या होगा, यहां से कितना हाइट पे, h बराबर l/2 पे, यानी l कितना है पाई आर बाई 2, l है पाई आर, पाई आर बाई 2, यही हमारा सेंटर ऑफ मास का हाइट हो जाएगा। सेंटर ऑफ मास का हाइट यहां से क्या हो जाएगा, h बराबर l/2 पे, l कितना है पाई आर, तो पाई आर बटा 2, यही h का काम करेगा। क्लियर, चलिए पाई आर बाई 2 को h बोलेंगे तो m माइनस एम जी और h के जगह क्या हो जाएगा पाई आर बाई 2, माइनस क्यों, रेफरेंस लाइन से नीचे आ गया चैन, प्लस काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। अब यहां से m कट गया, यहां से v निकाल लो, जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। चलो जल्दी लिखो, बन जाएगा। चलो अब यही चीज को डिस्क के अंदर लेते हैं, ठीक है ना, या डिस्क के ऊपर रख देते हैं बॉडी को, बन जाएगा। चलो मान लो एक सेमी सर्कुलर डिस्क है ये, सेमी सर्कुलर डिस्क है, ये सेंटर है, यहां से ये इसका रेडियस है, और चैन इसके ऊपर रखा गया है। ठीक है, चैन रखा गया, चैन अभी रेस्ट में है, चैन अभी कहां है, रेस्ट में है। चैन अभी रेस्ट में है। अब क्या हुआ, मान लो कोई इंसान है, एक्सटर्नल एजेंट, इसको पकड़ा, यहां से खींच दिया, खींचने के बाद चैन का कंडीशन कुछ ऐसा हो गया, तो मान लो चैन का कंडीशन ऐसा हो गया, एल लेंथ का चैन ऐसा हो गया, ये इनिशियल कंडीशन हो गया, ये फाइनल हो गया। तो वही क्वेश्चन है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन, जब आदमी खींच दिया, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द चैन, जब कोई इंसान इसे पुल कर दिया, कोई एक्सटर्नल एजेंट इसे पुल कर दिया। क्लियर, चलो कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, लगा दो मैकेनिकल एनर्जी का कॉन्सेप्ट, यू इनिशियल प्लस के इनिशियल बराबर यू फाइनल प्लस के फाइनल, यू इनिशियल क्या हो जाएगा एम जी। अब बताओ, अभी चैन जो है वो सेमी सर्कुलर डिस्क पे रखा हुआ है, तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है h बराबर 4r/3 पाई पे। तो जो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होगा वही इस चैन का सेंटर ऑफ मास होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh और h क्या हो जाएगा 4r/3 पाई, 4r/3 पाई। क्लियर, क्योंकि अलग अलग मास का अलग अलग हाइट है, अब जब अलग अलग मास का अलग अलग हाइट होगा तो मुझे सेंटर ऑफ मास का सहारा लेंगे। तो सेमी सर्कुलर डिस्क का सेंटर ऑफ मास होता है 4r/3 पाई, इस पूरे चैन का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा 4r/3 पाई के जगह, एच के जगह ये पुट कर देंगे। इनिशियल काइनेटिक 0 क्योंकि बॉडी पहले रेस्ट में था, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल ये सिचुएशन है। अब ध्यान से देखो, बेस लाइन कहां से ले रहे हैं, यहां से ये बेस लाइन है, ये बेस लाइन है ना, ये बेस लाइन हो गया। तो ये बेस लाइन है, तो इनिशियल तो ये बेस लाइन के ऊपर था, इसलिए इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस में होगा। फाइनली बेस लाइन से नीचे आ गया, रेफरेंस लाइन से नीचे आ गया तो माइनस में होगा। पहले तो माइनस प्लस का ध्यान रखेंगे, वैल्यू जो भी हो। तो अब बताओ इस सिचुएशन में क्या हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी, तो रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन से ही माप रहे हैं, तो रेफरेंस लाइन से इसका एच क्या हो जाएगा
L/2 हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, h की जगह L/2 और L कितना हो जाएगा, फिर से पाई आर ही होगा। सेमी सर्कुलर डिस्क हो या रिंग हो या वायर हो या सेमी सर्कुलर प्लेट हो, ट्यूब हो, वो तो पाई आर ही हो जाएगा ना। टोटल 2 पाई आर सर्कुलर का, तो सेमी सर्कुलर का पाई आर, h हो जाएगा पाई आर बाई टू। अब फाइनल काइनेटिक 1/2 mv², यहां से भी निकाल रहे हैं, सर आ जाएगा। क्लियर? ओके। अब सोचो इसी क्वेश्चन में डिस्क को आधा कर देता, मतलब सेमी सर्कुलर डिस्क का आधा कर देता है, क्वाड्रेंट बना देता, तो भी बन जाता। तो आप लोग क्या कीजिएगा, ये बना के इसका आधा करके निकालिएगा, है ना। आधा हटा दीजिएगा, तब चेन रेस्ट में रहेगा, उसको कोई खींच दिया तो बताइए क्या वेलोसिटी होगा, बन जाएगा। चलिए, या इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम सेमी सर्कुलर वायर लिए थे, तो सेमी सर्कुलर वायर का और आधा कर देना, उस पर चेन रखना, खींच देना, तो बताना वेलोसिटी, बन जाएगा। बुद्धि लगाना। क्लियर? चले आगे। चलो अब देखिए नेक्स्ट क्या है। ये सब तो हो गया कॉमन क्वेश्चन। अब धीरे धीरे इसमें फ्रिक्शन लाएंगे, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन है कि मान लो ये हॉरिजॉन्टल टेबल है। अब टेबल स्मूथ नहीं है, फ्रिक्शनलेस नहीं है, फ्रिक्शन है सरफेस में, मतलब जो चेन इस पे रखा हुआ है, चेन और टेबल के बीच में फ्रिक्शन है। तो मान लो ये चेन इस पे रखा हुआ है इस प्रकार का, चेन का टोटल लेंथ जो है वो, चेन का टोटल मास m, लेंथ l, फ्रॉम एज ऑफ द टेबल 2l/3 लेंथ लटका हुआ है। तो बताओ अगर ये 2l/3 है, टोटल लेंथ l है, तो l में से 2l/3 लटका हुआ है, तो बचा कितना, l/3 बचा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसमें पहला है क्वेश्चन, फाइंड म्यू बिटवीन चैन एंड टेबल। चलिए ट्राई कीजिए। चैन और टेबल के बीच में हमें क्या निकालना है, म्यू निकालना है, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना है चैन और टेबल के बीच में, ठीक है। चलो बन गया, आ गया आंसर। नहीं बोल रहा है जी, जल्दी कमेंट में नीचे लिखो, लिखो कमेंट में। चलो ये खाना खा लिया, अब दनादन चलेगा, है ना। चलो जी ध्यान से देखो। अब देखो ग्रेविटी का काम क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम है इसे खींचना, मतलब इतना पार्ट तो लटका हुआ है। अब फोर्स ऑफ ग्रेविटी का काम है जो भी पार्ट बचा हुआ उसको खींच ले। चूंकि ये रफ सरफेस है, फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन इसे बचा लेगा। ये खींचना चाहेगा, ये बचाना चाहेगा। इसका मतलब है कि चीजें इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम पर नेट फोर्स 0 है। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालेंगे, क्या करेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एम। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू एम, और नॉर्मल होता है mg के बराबर। तो बताओ इस पार्ट का मास कितना है, इस पार्ट का मास हो जाएगा m/3। फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम, n होता है mg, तो m की जगह m/3, g की जगह g, है ना। l/3 में कितना मास, m/3 मास, ओके। और सिंपल l लेंथ में m मास, तो l/3 में कितना, m/l इंटू l/3, l कट गया, m/3 बचेगा। चलो तो ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स जो इसे बचाना चाह रहा है। और ग्रेविटी वाला फोर्स क्या करता है, इसे खींचना चाह रहा है। तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है, mg। तो मास क्या हो जाएगा, 2l/3। अगर लेंथ है 2l/3 तो मास हो जाएगा 2m/3, बस हो गया। लेंथ है 12/3 तो मास हो जाएगा 2m/3। m से m कट गया, है ना, इधर कैपिटल m है तो इधर भी कैपिटल ही लो। m से m गया, g से g गया, 3 से 3 गया,
म्यू बराबर क्या हो जाएगा 2, यानी टेबल और चैन के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो है 2। क्या किए, चीज इक्विलिब्रियम में है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी खींचना चाहता है और ये बचाना चाहता है, दोनों फोर्स को बराबर कर दिए, आ गया 2। जल्दी से लिखो, बहुत सारा क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट, इसमें दूसरा क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, 3-4 क्वेश्चन है, देख लो। इसमें दूसरा क्वेश्चन है ना, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फाइंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन एंड वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हाइल चैन लिविंग द सरफेस। जब चैन सरफेस को लिव कर गया, छोड़ दिया सरफेस को, मतलब जब ये चैन सरफेस को छोड़ दिया उस समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना काम कर रहा है ये निकालना है। समझ गया ना? अरे इतना पार्ट लटका हुआ तो ये पार्ट भी लटक जाएगा, मतलब किसी कारण ये यहां से चलने लगा, तो जब पूरा चैन टेबल या सरफेस को छोड़ देगा उस समय वर्क डन बाय फ्रिक्शन या वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? सिंपल सोचो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन तो यहीं तक हो रहा है, जो चैन का पार्ट टेबल पे रखा हुआ है वहीं तक ना फ्रिक्शन का काम हो रहा है। और जब इतना पार्ट ससर के नीचे आ जाएगा, ससर जाएगा, तो फ्रिक्शन काम करना बंद कर देगा। ठीक है, तो देखिए क्या करेंगे। सबसे पहले तो फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लेंगे। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एन, एन के जगह यहाँ पे क्या हो जाएगा? एम जी। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू। अब बताओ इस पार्ट का मास क्या होगा? तो मान लो किसी इंस्टेंट पे, किसी टाइम पे, अब तो ये चैन धीरे धीरे ससरेगा, नीचे नीचे आएगा, तो मान लो चैन ससर के एक्स लेंथ नीचे आया, तो ये 12/3 प्लस एक्स हो गया, और इधर L - 3 इंटू एक्स हो गया, L/3 - x हो गया। मतलब किसी टाइम पर, किसी इंस्टेंट पे हम ये मान लिए कि चैन का टोटल लेंथ जो है x नीचे बढ़ा और यहाँ x घट गया, तो इसमें से घट गया तो x घटा दिए, इसमें बढ़ गया तो x जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं है। यानी x वो लेंथ है जो ससर रहा है, तो ससरेगा, समझ रहे हो ना? ससरना मतलब धीरे धीरे आ रहा है नीचे, तो इसमें बढ़ेगा, इसमें घटेगा। चलो, तो म्यू, तो बताओ आप इस पोर्शन में मास कितना होगा? लेंथ कितना है? L/3 - x, तो मास क्या हो जाएगा? m/l इंटू L/3 - x। इस पोर्शन में मास क्या हो जाएगा? m/l इंटू L/3 - x। नहीं समझा? फिर से यहां पे देख लो, बताओ L लेंथ में m मास हमें कितना में चाहिए? L/3 - x में चाहिए, तो L/3 - x में कितना मास? m/l इंटू L/3 - x, यही ना हो जाएगा। चलो, इंटू जी, ये फ्रिक्शनल फोर्स हो गया। और वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन बाय फ्रिक्शन या कोई भी फोर्स के द्वारा जो वर्क डन होता है वो होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। अगर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का सिंपली प्रोडक्ट हो जाता है। अब ध्यान से देखो, यहां पे इससे बनेगा नहीं, भले हम फ्रिक्शनल फोर्स निकाल लिया लेकिन इस कॉन्सेप्ट से नहीं बनने वाला है। कैसे? सोचो ध्यान से, फ्रिक्शनल यहां तक काम कर रहा है, अब फ्रिक्शनल फोर्स तो लग रहा है लेकिन हर पार्ट का डिस्प्लेसमेंट अलग अलग हो रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स के रिस्पेक्ट में ये अलग डिस्प्लेस हो रहा है, ये अलग डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला पार्ट अलग डिस्प्लेस हो रहा है, ये वाला पार्ट अलग डिस्प्लेस हो रहा है। अलग अलग मास पे अलग अलग फोर्स लग रहा है, मास ही तो बदल रहा है, ये टोटल मास फिक्स तो नहीं है ना। अब ये वाला मास नीचे आएगा, ये मास नीचे आएगा। अब धीरे धीरे फ्रिक्शन फोर्स तो अपना फोर्स लगा रहा है, किस पार्ट पे? बचे हुए चैन पे लगा रहा है। अब वो चैन का जो भी पार्ट है वो अलग अलग डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, ये अलग डिस्प्लेस कर रहा है, ये अलग कर रहा है, ये अलग कर रहा है, यानी सबका डिस्प्लेसमेंट अलग अलग है। अब मास भी वैरी कर रहा है, मास ही तो बदल रहा है, धीरे धीरे नीचे आएगा। मान लो ये पोर्शन नीचे आ गया तो मास और घटा, ये पोर्शन नीचे आ गया तो मास और घटा, यानी मास और डिस्प्लेसमेंट दोनों बदल रहा है। और जब चीजें बदलेगी
तो या तो इंटीग्रेशन होगा या डिफरेंशिएशन होगा। ओके, तो देखिए क्या होने वाला है, इसको नोट करो ध्यान से। ये नोट कर लिए, चलिए तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन। हम लोग क्या करेंगे, मान लो इस एंड से x दूरी पर, इस एंड से x दूरी पे एलिमेंटल मास ले लेंगे, चैन का एलिमेंटल मास ले लेंगे जिसका मास होगा dm, चैन का लेंथ हो जाएगा dx। उस dm का वैल्यू क्या होगा, यही ना उस dm का वैल्यू होगा, है ना, उस dm का वैल्यू यही हो जाएगा। तो या ऐसा करो, हम एक नया कॉन्सेप्ट बताते हैं, डायरेक्ट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। अभी डीएम पोर्शन नहीं ले रहे हैं, हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे ना तब वहां पे डीएम पोर्शन लेके बताएंगे। अभी डीएम पोर्शन बिना लिए हुए हम बना लेंगे। बात आई समझ में। अब हम इंटीग्रेशन में भी तो बहुत सारे मेथड हैं, हम स्मॉल पोर्शन लेके चलेंगे या उसको ओरल कर लेंगे। तो अब हम ओरल समझाते हैं, जब कुछ देर बाद क्वेश्चन करेंगे ऐसा तो वहां पे हम लोग एलिमेंटल वर्क लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स कितना लाए थे म्यू, और m का जगह क्या था m बाई एल इंटू एल बाई 3 माइनस एक्स इंटू जी, फ्रिक्शनल फोर्स, यही ना फ्रिक्शनल फोर्स। चलिए, और डिस्प्लेसमेंट dx ले लेते हैं, ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये हो गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट स्मॉल तो वर्क डन स्मॉल, दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देंगे। कहां से कहां, जीरो से, यहां जीरो ले लो, यहां से कहां तक L/3 तक। इस पोजीशन को हम जीरो ले लेंगे तो जीरो से कहां तक लेंथ फैला हुआ है, जीरो से L/3 तक ही फैला हुआ है, जीरो से L/3 तक फैला हुआ है तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, जीरो से L/3, ठीक है। ये हो गया ओरल इंटीग्रेशन। हम एलिमेंटल नहीं लिए, क्या एलिमेंटल लेंगे, कुछ भी ऐसा ही हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिए ना, क्यों, डिस्प्लेसमेंट वेरी कर रहा है, हर पार्ट अलग अलग डिस्प्लेस कर रहा है, तो जब हर पार्ट अलग अलग करे तो एलिमेंटल ले लो। कहां से कहां, जीरो से L/3, टोटल लेंथ L/3 है। अब इसको सॉल्व करो, dWf का इंटीग्रेशन WF है ना, dx का x तो dWf का WF, ये हो जाएगा माइनस mgl/9 गुना कर लो, है ना, म्यू एम एल जी को बाहर निकाल लो, म्यू एम एल जी को बाहर निकालो, कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन करो, ये आंसर आएगा। माइनस क्यों आएगा, डिस्प्लेसमेंट आगे हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे लग रहा है, यहां भी माइनस लगेगा, यहां तो माइनस है ना, डिस्प्लेसमेंट आगे, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे। चलो लिख दिए, जल्दी से लिखो। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं। ओके, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो गया, अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालते हैं, ठीक है। अब फिर इस कॉन्सेप्ट को नया तरीका से सीखेंगे थोड़ा देर में। चलो गुना भाग करके निकाल लेना, टारगेट के स्टूडेंट हो ये सब आना चाहिए। चलिए, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा, अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय ग्रेविटी इस पोर्शन के लिए क्या होगा, जिस समय टोटल लेंथ का 12/3 पार्ट लटका हुआ था, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी मास हो जाएगा कितना, मास हो जाएगा 2m/3, लेंथ कितना है 12/3 तो मास हो जाएगा 2m/3, जी का जी, और लेंथ कितना है 12/3। वर्क डन ग्रेविटी क्या होता है, वो फोर्स जो लगा तो ग्रेविटी वाला फोर्स क्या लगता है mg, और डिस्प्लेसमेंट हाइट, डिस्प्लेसमेंट ग्रुप में हाइट। अब चैन भी नीचे आ रहा है, फोर्स भी नीचे हो रहा है, मतलब फोर्स भी नीचे लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, तो ये प्लस में होगा mgh, m के जगह 2m/3, g के जगह g, और h के जगह 12/3 नहीं, h के जगह 12/3 इंटू 2, क्योंकि लेंथ तो 12/3 है ही, लेकिन इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा 12/3 के आधे पे, तो 12/3 का आधा क्या हो जाएगा 12/2 इंटू 3, 2 से 2 कट गया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हमारा क्या हो जाएगा
जल्दी बोलो, 2mgl/9। क्या आंसर आ गया? नहीं। क्वेश्चन क्या था? बर्डन बाय फ्रिक्शन एंड बर्डन बाय ग्रेविटी निकालिए तब जब ये चेन टेबल छोड़ चुका है, टेबल को छोड़ चुका है। तो ये पोर्शन का निकालिए जो लटका हुआ है। अब बचा कितना पोर्शन का? ये पोर्शन। अब ये पोर्शन भी सीधा आएगा, तो प्लस जो पोर्शन अब आने वाला है उसका मास कितना है? m/3 g, और h कितना हो जाएगा? l/6, क्योंकि इस पोर्शन का लेंथ है l/3। ये लटकेगा तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? l/3 के आधे पे होगा। जैसे जो पोर्शन लटका हुआ था उसका लेंथ था 12/3, तो सेंटर ऑफ मास होगा 12/3 के आधे पे, 12/3 के आधे पे। अब ये पोर्शन लटकने वाला है थोड़ा देर में, तो ये पोर्शन का लेंथ है l/3, तो सेंटर ऑफ मास हो जाएगा l/3 के आधे पे, मतलब l/6। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय ग्रेविटी 5mgl/18, यही हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा। क्लियर? पहले इस पोर्शन का निकाल लिए, फिर इस पोर्शन का निकाल लिए, क्योंकि अब दोनों पोर्शन जमीन पे आने वाला है, जोड़ दिए। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि सर जब पूरा चेन आ ही जाएगा तो पूरे चेन का लेंथ l हो जाएगा। जब पूरा चेन गिर ही जाएगा, यानी सिचुएशन ऐसा हो जाएगा, तो आप तो हम लोग को बेवकूफ बना रहे हैं। चेन का लेंथ l है तो हो जाएगा mg। चलो रिफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस ले लेते हैं। चलो रिफरेंस लेवल से नीचे लेते हैं, तब ये रिफरेंस लाइन का, ये रिफरेंस लेवल का या बेस लाइन का कॉन्सेप्ट कब लेते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। चलो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का बात है नहीं, तो माइनस प्लस का बात करेंगे नहीं, है ना? वो तो क्लियर हो गया कि ग्रेविटी वाला फोर्स भी नीचे है, डिस्प्लेसमेंट भी नीचे हो रहा है, इसलिए प्लस में आ गया। ठीक है, तो ग्रेविटी वाला फोर्स के द्वारा जो बर्डन होता है वो सर होता है mgh, mg और h की जगह हम l/2 ले लेंगे, क्योंकि सेंटर मास l/2 पे होगा। तो सर ये क्यों नहीं सही है कि ये सही है? कौन आंसर सही होगा? 5mgl/18 या mgl/2? देखो ये तब होता जब चेन को हम सडनली खींचते, मतलब टाइम टेकिंग नहीं होना चाहिए खींचने में। क्वेश्चन बोल रहा है कि धीरे धीरे खींचा जा रहा है, क्वेश्चन में लिख देगा कि चेन को धीरे धीरे पुल किया जा रहा है, टेंशन ये होगा, और अचानक पुल कर दिया, टेंशन ये होगा। mgh, h की जगह l/2 ले लेंगे, क्योंकि सेंटर ऑफ मास का हाइट l/2 हो जाएगा। या ऑप्शन में mgh भी दे सकता है। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी में सेंटर ऑफ मास का कोई लेना देना नहीं है, h भी ले सकता है, l/2 भी ले सकता है। बात आ रही समझ में? ये तब होगा जब चैन को अचानक खींचेगा, लेकिन धीरे धीरे खींचेगा तो ये वाला आंसर सही होगा। क्लियर? एक बार फिर से देख लीजिए पीछे होके, अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे। चलो इसमें और सारा क्वेश्चन है, बात समझ में आ गया ना? जब धीरे धीरे खींचेगा चैन तो जो पोर्शन लटका हुआ उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग निकाल लेंगे, और जो पोर्शन टेबल पे रखा हुआ है वो भी थोड़ा देर बाद लटकने वाला है, उसका वर्क डन बाय ग्रेविटी अलग निकाल के जोड़ देंगे, ना कि ऐसे बनाएंगे। क्लियर? कि वर्क डन बाय ग्रेविटी सर mgh की जगह h रहने देंगे या l/2 ले लेंगे? नहीं, गलत। ये तब होगा जब अचानक खींचेंगे। ओके, क्लियर है? चलो इसमें है क्वेश्चन है, इसमें इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसरा क्वेश्चन, स्पीड ऑफ द चैन while leaving the टेबल जब ये चैन छोड़ देगा तो उसका स्पीड क्या होगा? आप ध्यान से देखो, सरफेस में तो फ्रिक्शन है, अगर फ्रिक्शन नहीं रहता तो वेलोसिटी स्पीड निकालने का फॉर्मूला बता दिए, √100 × 1 - 1/n²। यहाँ तो फ्रिक्शन है। क्लियर? तो वो कॉन्सेप्ट लगाएंगे नहीं, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या होगा? तो बताओ, जब भी सरफेस में फ्रिक्शन होता है तो क्या लगाते हैं? वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। जब भी सरफेस में फ्रिक्शन होता है तो वर्क डन बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चलिए, वर्क डन किसके द्वारा? वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, टोटल वर्क डन बाय फोर्स, यानी वर्क डन जो फोर्स के द्वारा है वो लिख दो, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिख दो। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल।
तो इनिशियल तो चीजें रेस्ट में थी, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 mv²। अब वर्क डन बाय फ्रिक्शन की जगह हो जाएगा -mgl/9। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लाए थे, देखो ना दूसरा वाला क्वेश्चन में, जल्दी बोलो, 5 mgl/18 लाए थे, ये वर्क डन बाय फ्रिक्शन लाए थे, ये वर्क डन बाय ग्रेविटी लाए थे, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इनिशियल तो 0, फाइनल क्या हो जाएगा 1/2 mv²। यहां से आप वेलोसिटी निकाल लीजिए, यहां से जब वेलोसिटी निकालिएगा तो आंसर आएगा √GL/3 आएगा। चलिए इसका एक प्रोसेस और है, चलिए इसको हम एक प्रोसेस से और करके बताते हैं, जल्दी से लिखिए। अगर सरफेस में फ्रिक्शन हो और स्पीड पूछे या कुछ भी पूछे, तो पिछले लेक्चर में एक मेथड हम और लिए थे, था ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक माइनस इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक। इससे भी आंसर सेम ही आएगा। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स तो यहाँ पे है नहीं, 0, बताया था ना कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स नहीं रहता है, 0 हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लाए हैं, -mgl/9 लाए हैं, बराबर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। फाइनली तो चैन टेबल छोड़ दिया, जब चैन टेबल छोड़ देगा तो वह एक रॉड का काम करेगा, मतलब चैन सीधा हो जाएगा। तो बताओ रिफरेंस लेवल से जब चैन सीधा हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, बोलो, mgh, h के जगह L/2, mgh, h के जगह L/2, नीचे रिफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस लगा देंगे, तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा -mgl/2, फाइनल काइनेटिक 1/2 mv², क्लियर, माइनस इनिशियल पोटेंशियल मतलब इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, तो बताओ इस पोर्शन का पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इस पोर्शन का मास कितना है, इस पोर्शन का मास कितना है बाबू, 2m/3, इस पोर्शन का मास है 2m/3, g 2m/3 मास g, और h कितना हो जाएगा, इस पोर्शन का लेंथ है 2l/3, तो 2l/3 का आधा क्या हो जाएगा L/3, क्योंकि 2l/3 तो लेंथ हो गया, और सेंट्रल मास उसके आधे पे होगा, तो 2l/3/2 हो जाएगा L/3, क्लियर, ओके। यहां माइनस लगा देंगे क्योंकि जो लटका हुआ है पोर्शन वो रेफरेंस लेवल से नीचे है, तो यहां माइनस लग जाएगा। चलो ये वाला नोट कर लिए, और इनिशियल काइनेटिक क्या हो जाएगा, पहले तो रेस्ट में था, अब इसको भी सॉल्व करोगे तो वेलोसिटी आएगा √GL/3। दोनों एक ही चीज है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, क्लियर, जल्दी से नोट करो, बन जाएगा, आ रहा है मजबूती, बन जाओगे हीरो। कोई भी क्वेश्चन रगड़ दोगे ना, है ना, कोई भी क्वेश्चन देखना है, चट क्वेश्चन पॉट आंसर, कहीं का भी क्वेश्चन रहे। चलिए आगे, बन जाना चाहिए अब इसमें एक क्वेश्चन और है, इसमें चौथा क्वेश्चन है, सेमी क्वेश्चन में वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स क्या होगा जब कोई भी एक्सटर्नल एजेंट, मान लो यहाँ पे एक एक्सटर्नल एजेंट आ गया और उस पूरे चैन को टेबल पे कंप्लीटली खींच लिया, यानी वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स बताइए, जो एक्सटर्नल फोर्स इतना वर्क करेगा कि जो चैन लटका हुआ है वो टेबल पे खींच लेगा, यानी कंप्लीट चैन को टेबल पे रख देगा। तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो पूछा जा रहा है, और दो वर्क डन हो रहा है, एक वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो रहा है और एक वर्क डन बाय ग्रेविटी हो रहा है। तो बताओ जब भी सरफेस में फ्रिक्शन होता है तो क्या होता है, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिख देगा कि चैन धीरे धीरे खींचा जा रहा है, चैन धीरे धीरे खींचा जा रहा है, या फाइनली इनिशियल तो सिस्टम रेस्ट में ही है और फाइनल टेबल पर चेन जब आ जाएगा तो रेस्ट में हो जाएगा।
अभी भी रेस्ट में है। और जब कोई एक्सटर्नल आदमी इस चेन को खींचने लगेगा तो फाइनली चेन तो रेस्ट में ही रहेगा खींचने के दौरान मोशन में। और जब चेन पूरा लेंथ टेबल पे आ जाएगा तो रेस्ट में आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। हमें क्या निकालना है? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। अब क्या क्या मालूम होना चाहिए? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट निकालना है तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन और वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये दोनों निकाल लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना? क्वेश्चन पूछ रहा था वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टू पुल होल चेन ऑन द टेबल। जब टोटल चेन को टेबल पे खींच लेगा तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या होगा? तो हमने देखा कि सरफेस में फ्रिक्शन है, तो जब सरफेस में फ्रिक्शन होगा तो क्या होता है? वर्क डन बाय टोटल फोर्स बराबर चेंज इन काइनेटिक। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जो मुझे निकालना है, वर्क डन बाय फ्रिक्शन सरफेस में फ्रिक्शन के कारण, वर्क डन बाय ग्रेविटी चेन के मास के कारण। चेंज इन काइनेटिक क्या हो जाएगा? इनिशियल तो जीरो है ही और फाइनल भी जीरो हो जाएगा क्योंकि चेन फाइनली टेबल के सरफेस पे आके रुक जाएगा। चलो ये निकाला, ये दोनों निकाल लेते हैं, आ जाएगा आंसर हमारा। इसको इक्वेशन हम 1 मान लेते हैं, ठीक है? चलो इतना नोट करो, चले आगे। चलो तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन निकालने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स निकालना पड़ेगा। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू एम जी। अब बताओ कितना पोर्शन ऊपर में है? L/3 पोर्शन ऊपर में है। अब कितना पोर्शन जा रहा है? 2L/3 पोर्शन जा रहा है। तो 2L/3 का मास कितना हो जाएगा? 2L/3 है ना, यानी 2L/3 में मास कितना हो जाएगा बाबू? L लेंथ में m मास, L लेंथ में m मास, तो 12/3। अब ध्यान से देखो, अगर चैन खिंचाएगा ऊपर तो L/3 प्लस x हो जाएगा ना? नहीं आया समझ में? इस पूरे टेबल पे कितना लेंथ का चैन है? L/3। आपको एक्सटर्नल एजेंट इसको खींचेगा तो चैन ऊपर चढ़ेगा, तो चढ़ेगा तो लेंथ में क्या आएगा? घटोतरी की बढ़ोतरी? बढ़ोतरी आएगा। तो L/3 प्लस x, तो L लेंथ में m मास था, हमें अब कितना में मास चाहिए? L/3 प्लस x में मास चाहिए। L लेंथ में m मास था, L/3 प्लस x में कितना? m/l इंटू L/3 प्लस x, ये मास होगा क्योंकि आप लेंथ बढ़ेगा चैन का। तो ध्यान से देखो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स होता है म्यू एम जी। तो म्यू एम की जगह क्या हो जाएगा? m/l इंटू l प्लस एक्स, m/l इंटू L/3 प्लस एक्स जी। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 0 से 2L/3। कहोगे ये क्या है सर? तो यहां ले लो 0। अब कितना लेंथ चढ़ रहा है? 2L/3, टोटल 0 लेंथ, मतलब इनिशियल 0 ले लेंगे। ये कितना लटका हुआ है? 2L/3। तो जब कोई आदमी इसको खींचेगा तो 2L/3 पूरा ना चढ़ जाएगा, तो लिमिट कहां से कहां होगा? 0 से 2L/3 हो जाएगा। फ्रिक्शनल फोर्स कितना? म्यू m/l इंटू L/3 प्लस एक्स इंटू जी फ्रिक्शनल फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट dx ले लेते हैं क्योंकि अलग अलग पार्टिकल का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट है, तो हम लोग एलिमेंटल डिस्प्लेसमेंट ले लेंगे। आप इसको सॉल्व कीजिए, लिमिट समझ गए ना? तो 2L/3 क्यों लिए? क्लियर? यहां ले लेंगे 0, कितना पार्ट चलेगा? 2L/3, इनिशियल टू फाइनल। ये हो गया फ्रिक्शनल फोर्स, ये डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों मिलकर हो गया वर्क डन बाय फ्रिक्शन। इसको सॉल्व करोगे तो आएगा -8 mgl/9, ठीक है ना? म्यू एम एल जी को बाहर ले लेना, म्यू एम एल जी को बाहर ले लेना। अब सुनो ध्यान से, म्यू का वैल्यू 2 है। दूसरा क्वेश्चन में भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना लाए थे? है ना, -mgl/9 लाए थे, तो वहां पे म्यू का वैल्यू 2 पुट कर दिए थे। वहां पे नहीं बोले थे, अभी बोल देते हैं। यहाँ म्यू m/l जी बाहर ले लेना, सॉल्व करना। अब म्यू का वैल्यू 2 ले लेना क्योंकि पहले क्वेश्चन में म्यू का वैल्यू कितना लिए थे? 2। सॉल्व कर कितना आ जाएगा? चलो अब वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं। ओके चलो, ये कितना आया ध्यान रखना? -8 mgl/9। ओके, आ रहा है समझ में? चलिए अब वर्क डन बाय ग्रेविटी।
अब बताओ किस पोर्शन पे, ये 12/3 पोर्शन ऊपर चढ़ा जाएगा, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन 2m/3 मास, वर्क डन बाय ग्रेविटी 2m/3 मास। अच्छा यहाँ माइनस लगेगा ना, वर्क डन बाय ग्रेविटी फोर्स नीचे लगाएगा, अब डिस्प्लेसमेंट ऊपर हो रहा है, क्योंकि अभी क्वेश्चन है कि एक्सटर्नल एजेंट इसको ऊपर खींच रहा है। अगर मुझे वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है तो ग्रेविटी वाला फोर्स नीचे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर, तो जब फोर्स के अपोजिट डिस्प्लेसमेंट हो तो वर्क डन निगेटिव। चलो तो मास जी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होता है mgh, m की जगह 2m/3 g, और h की जगह कितना होगा, h की जगह क्या होगा, ध्यान से देखो, h की जगह ये टोटल लेंथ है 12/3, 12/3 का आधा क्या हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग हाइट है तो हम लोग सेंटर ऑफ मास का सहारा लेंगे। टोटल लेंथ है 12/3 तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 12/3 का आधा L/3, 12/3 को 2 से डिवाइड दे देंगे। ठीक है, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो जाएगा, -2mgL/9। क्लियर। अब मुझे क्या निकालना था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन पहले लिखो या ग्रेविटी पहले लिखो, उससे कोई दिक्कत नहीं, बराबर 0। अब ये निकालना है, ये दोनों वैल्यू निकाल चुके हैं, तो ध्यान से देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या हो जाएगा, इसका भी वैल्यू माइनस, इसका भी वैल्यू माइनस, वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी माइनस, ये भी माइनस, दोनों इधर जाके प्लस, दोनों को जोड़ोगे तो क्या होगा, वर्क डन बाय फ्रिक्शन कितना था 8mgL/9 और ये कितना है 2mgL/9, इधर जाके प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 10mgL/9। ये हमारा आंसर हो जाएगा फाइनली। क्लियर। चलो जल्दी से नोट करो। अब हम लोग रैपिड फायर क्वेश्चन करेंगे, फास्ट क्वेश्चन लेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, चलो डन हो गया ये सब क्वेश्चन। अब दनादन देखो, अब क्वेश्चन को अच्छे से देखना। चलो रेडी, मान लो टेबल ले लिए, टेबल पे चेन है, ठीक है, दिख रहा है अच्छे से। चेन का मास m, लेंथ l, और ये x पार्ट लटका हुआ है, कितना पार्ट, x पार्ट, तो बचा कितना l-x। अब इसमें दो क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन है कि वो मैक्सिमम लेंथ निकालिए, इस चेन का वो मैक्सिमम लेंथ निकालिए जो एज से हैंग्स ऑफ हो गया है विदाउट स्लिपिंग। मतलब वो लेंथ निकालिए जो अब स्लिप नहीं होगा, जितना स्लिप हो चुका है उसका वैल्यू क्या है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, यानी एज से यहां तक का मैक्सिमम लेंथ बताइए जो अभी तक लटका हुआ है, अब कोई ना लटके, यानी जो पोर्शन टेबल पे है वो टेबल पे ही रहे, जो पोर्शन लटका हुआ है वो लटका हुआ ही रहे, फर्दर चैन का डिस्प्लेसमेंट ना हो। सरफेस में फ्रिक्शन है मी, बताओ, बोला कि फर्दर डिस्प्लेसमेंट ना हो, इसके लिए क्या होगा, mg वाला फोर्स खींचता है और फ्रिक्शनल फोर्स इसको रोकेगा, शुरू में भी बताए थे। अब चैन का फर्दर डिस्प्लेसमेंट ना हो, चैन और ना लटके, इसके लिए क्या होगा, फ्रिक्शन बचाएगा। फ्रिक्शन सोचेगा कि हम जाने नहीं देंगे, ये बोलेगा कि हम ले आएंगे। तो ग्रेविटी वाला फोर्स कितना होगा बताओ, ग्रेविटी वाला फोर्स क्या होता है mg, तो m की जगह क्या होगा बताओ, टोटल लेंथ है l, l का x लटका हुआ है और l माइनस x टेबल पे है, तो बताओ l में m, तो x में क्या हो जाएगा m/l इंटू x, यानी x लेंथ में कितना मास m/l इंटू x जी। ये ग्रेविटी का फोर्स है जो खींच रहा है, अब फ्रिक्शन बचाएगा, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है म्यू n, म्यू नॉर्मल mg के बराबर। अब बताओ इस पोर्शन का मास क्या होगा, l लेंथ में m मास, तो l माइनस x में m/l इंटू l माइनस x होगा।
L में m मास, टोटल लेंथ में टोटल मास, तो हमें इसी पोर्शन में ना मास चाहिए, तो L माइनस एक्स में कितना, m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। तो बताओ म्यू नॉर्मल बराबर mg, m के जगह क्या हो जाएगा, इस पोर्शन का मास हो जाएगा m बाई एल इंटू एल माइनस एक्स जी। तो ये कौन है बचाने वाला, ये कौन है गिराने वाला, ये इतना फोर्स से गिराना चाहता है, यानी ग्रेविटी चाहता है कि चैन को खींच नीचे गिरा दे, सरसरा दे, ये खींच रहा है। तो अगर हम चाहते हैं कितना ही लेंथ लटका रहे, फर्दर डिस्प्लेसमेंट ना हो चैन का, इसका मतलब है कि फ्रिक्शन का वैल्यू शुड बी ग्रेटर और इक्वल टू ग्रेविटी वाला फोर्स। और ग्रेविटी वाला फोर्स क्या है, m बाई एल एक्स जी, यानी फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू ग्रेविटी वाले फोर्स के या तो बराबर होना चाहिए या बड़ा होना चाहिए। बड़ा होगा तो रोक के रखेगा, और बराबर होगा तो वो अंतिम पोजीशन होगा जिसके कारण चैन रुका रहेगा। इस कंडीशन का मतलब क्या होता है, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ग्रेविटी वाले फोर्स से बड़ा है तो चैन रुका हुआ रहेगा, फर्दर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, और बराबर हो गया तो वो बराबर का मतलब होगा कि कभी भी हो सकता है डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ले लेते हैं बराबर m बाई एल एक्स जी। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू कितना है, म्यू m बाई एल माइनस एक्स जी बराबर m बाई एल एक्स जी। आप ये भी सोच सकते हैं कि फर्दर डिस्प्लेसमेंट ना हो, फर्दर चैन अब ना लटके, इसका मतलब चीजें इक्विलिब्रियम में है। तो फ्रिक्शनल फोर्स बराबर ग्रेविटी वाला फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स बराबर ग्रेविटी वाला फोर्स, तो m से m, l से l, g से g गया। यहां से x निकालना है, तो x का वैल्यू क्या आएगा, यहां से देखो म्यू को अंदर ले जाओ तो म्यू l माइनस म्यू x, इधर x है, ओके। तो हमारा क्या हो जाएगा, म्यू l बाय, देखो ध्यान से, म्यू l माइनस म्यू x बराबर x, म्यू x को उधर ले जाओ तो x कॉमन हो जाएगा 1 प्लस म्यू, आंसर हो जाएगा म्यू l बाई 1 प्लस म्यू, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से x निकालोगे तो ये x का आंसर क्या आ गया, म्यू l बाई 1 प्लस म्यू, मतलब जो चैन लटका हुआ है उसका लेंथ है मैक्सिमम म्यू l बाई 1 प्लस म्यू। क्लियर, चलिए जल्दी से नोट करो, हो गया नोट, ओके। मान लो इसी क्वेश्चन में हम ले लें कि बताओ जो टेबल पे बचा हुआ लेंथ है उसका वैल्यू कितना बचा, तो टोटल टेबल वाला लेंथ कितना, l माइनस एक्स, l x का वैल्यू क्या है, म्यू l बाई 1 प्लस म्यू, निकाल लो। अरे जब लटका हुआ लेंथ का, लटका हुआ चैन का लेंथ निकाल लिए तो बचा हुआ भी निकाल सकते हैं ना, ये लटका हुआ तो ये बचा हुआ, तो बचा हुआ कैसे निकालेंगे, l माइनस एक्स, एक्स मालूम है, एलसीएम लो, एलसीएम क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, l इंटू 1 प्लस म्यू माइनस म्यू l बाई 1 प्लस म्यू, नहीं आया समझ में, 1 प्लस म्यू बटा 1 का एलसीएम ये होगा, 1 प्लस म्यू इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब l अंदर ले जाओ, तो l अंदर ले जाओगे तो l इंटू 1 l प्लस म्यू l, म्यू l कट जाएगा, आंसर क्या होगा, l बाई 1 प्लस म्यू। तो l बाई 1 प्लस म्यू कौन लेंथ है, जो अब टेबल पे बचा हुआ है, अब म्यू l बाई 1 प्लस म्यू कौन लेंथ है, जो ससर चुका है, लटका हुआ है। अब ये भी बोल सकते हो ये वो लेंथ है जो एकदम फाइनली लटका हुआ है, अब नहीं लटक सकता है, ये वो लेंथ है जो कभी भी लटक सकता है, मतलब ये बचा हुआ लेंथ जस्ट अबाउट टू स्लाइड है ना। अब बताओ थोड़ा भी फिर ये ग्रेविटी वाला फोर्स ज्यादा होगा, खींचा जाएगा, ये कौन लेंथ है जो कभी भी मोशन में आ सकता है, ये बचा हुआ है, ये लटका हुआ है। क्लियर, ये दोनों को जोड़ो तो कितना हो जाएगा, एल ही बचेगा। चलो चलिए अच्छे से, दोनों को जोड़ने का मतलब हो गया एल माइनस एक्स, एल माइनस एक्स और एक्स को जोड़ोगे तो एल ही बचेगा ना। चलो, तो अगर क्वेश्चन में पूछ दे कि मतलब जो टेबल पे रखा हुआ है रस्सी चेन का लेंथ, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ द चैन व्हिच इज
जस्ट अबाउट टू स्लाइड, जस्ट अबाउट टू स्लिप, तो x निकाले हुए l में से x हटा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लो फिर से हम लोग ले लिए टेबल। चलो यहां तक क्लियर है? तब तक एक बार रिवीजन मारो जब तक हम इंक डालते हैं। आज मार्कर को बहुत भूख लग रहा है, खाना खा लो। खा लिया खा लिया खा लिया खाना, ये आप लोग भी खा लीजिए। धांस के खाइए, धांस के पढ़िए, यही है कॉन्सेप्ट। इस पे चैन दिया हुआ, ठीक है, इस पे चैन है, ठीक है। इसका x पार्ट लटका हुआ है, चैन का मास m है, लेंथ l है, तो ये कितना पार्ट बच गया? l माइनस एक्स। सरफेस में फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है। क्वेश्चन है फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन, है ना, व्हाइल चैन लिविंग द सरफेस। जब चैन सरफेस को छोड़ दिया है उस समय तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? मतलब अभी तो फ्रिक्शन फोर्स यहीं तक लग रहा है, इस पे तो नहीं लग रहा है, ये तो हवा में लटका हुआ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स यहां तक लग रहा है, तो फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन यहां तक होगा, फ्रिक्शन के द्वारा वर्क डन यहां तक होगा। अब बोल रहा है कि जब ये भी पार्ट सरफेस छोड़ दिया, तो बताइए जब तक ये सरफेस में था तब तक वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा? या फाइंड वर्क डन बाय फ्रिक्शन व्हाइल चैन लिविंग द सरफेस। जब चैन सरफेस छोड़ने को था तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो रहा था उस पर? ये भी क्वेश्चन का मतलब हो सकता है। क्लियर? चलो लैंग्वेज लिख लिए, बनाते हैं। एक काम और करो, जो लेंथ लटका हुआ है उसका वैल्यू क्या था? म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, यही ना लाए थे, म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू। और जो लेंथ टेबल पे था उसका वैल्यू हम लोग क्या लाए थे? जो लेंथ टेबल पे था वो था एल बाई 1 प्लस म्यू, यही था ना। जो लटका हुआ था वो लेंथ था म्यू एल बाई 1 प्लस म्यू, और जो टेबल पे था वो था एल बाई 1 प्लस म्यू। ऐसा भी लिख सकते हैं। अब ध्यान से देखो, वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फ्रिक्शनल फोर्स तो हम लोग निकाल लेंगे, लेकिन क्या डिस्प्लेसमेंट फिक्स है? नहीं, अलग अलग चैन का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो जब चीजें वेरिएबल हो तो हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। तो समय ना गवाते हुए हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल पोर्शन काट लेंगे यहां से चैन का, जिसका मास होगा dm, लेंथ होगा dx, है ना। कहां से मेजर करेंगे? यहां से। इसको 0 ले लो, ठीक है ना, इस कोऑर्डिनेट ले लो 0 0, और यहां से x दूरी पे एलिमेंटल मास ले लिए। यही ना अंतिम पोजीशन है जहां तक फ्रिक्शन काम कर रहा है जी, यही ना। यानी आप रिफरेंस लेवल भी इसको बोल सकते हो। ये वो अंतिम पोजीशन है जहां तक फ्रिक्शन काम करेगा। तो यहां से x दूरी पर एलिमेंटल मास ले लिए चैन का, एलिमेंटल मास dm, उसका लेंथ dx। अब बताओ dm क्या होगा? l लेंथ में m मास, ओके। तो dx में कितना? m बाई l इंटू dx। dx लेंथ में कितना मास? m बाई l dx, यानी ये dm हो जाएगा। तो बताओ वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या हो जाएगा? वो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है, चैन आगे जाएगा, फ्रिक्शनल फोर्स पीछे यानी माइनस, इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स क्या हो जाएगा? म्यू एन, एन होता है mg, m के जगह क्या हो जाएगा? m बाई एल dx, m बाई एल dx, dm हो गया। वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शनल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फ्रिक्शनल फोर्स कितना हो जाएगा? म्यू m बाई एल dx, म्यू m g, ये m का काम कर रहा है,
इंटू एक्स, इधर भी डी लगा दो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल होगा तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन भी वेरिएबल होगा। दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दो। कहां से कहां? जीरो से कहां तक का फैला हुआ है? जीरो से किस लेंथ तक फैला हुआ है? एल बाई वन प्लस म्यू। इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन हो जाएगा एल बाई वन प्लस म्यू। नहीं आया समझ में? स्मॉल वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर फ्रिक्शनल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फ्रिक्शनल फोर्स ही वेरिएबल है और उस फ्रिक्शनल वेरिएबल फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? फोर्स वेरिएबल तो डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल, क्योंकि हर चैन का अलग अलग डिस्प्लेसमेंट तो अलग अलग फोर्स अलग अलग वर्क डन। तो इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले लिमिट समझ लेते हैं। यहां जीरो तो कहां तक लग रहा है? यहां तक। मालूम डीएम बताओ, यहां पे डीएम, यहां पे डीएम, इनफाइनाइट डीएम है। और डीएम जरूरी है यहीं पे ले सकते हैं, स्मॉल मास कहीं भी ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां ले सकते हैं, यहां इनफाइनाइट डीएम है। तो जो चैन है वो चैन का एलिमेंटल मास या चैन का टोटल मास कहां से कहां तक फैला हुआ है? जीरो से एल बाई वन प्लस म्यू तक फैला हुआ है। ठीक है, इंटू फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स म्यू एन होता है, एन बराबर एम जी। एम का काम कौन कर रहा है? एम बाई एल डी एक्स जी, ये डिस्प्लेसमेंट। आप इसको सॉल्व करो। जब इसको सॉल्व करोगे तो जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन आएगा वो आएगा माइनस, है ना, कितना आएगा? म्यू एम जी एल बाई टू वन प्लस म्यू का स्क्वायर, ये आंसर आएगा। आप गुना भाग कर लो। अब सोचो जो मुझसे मैं क्वेश्चन लिए थे जहां पे हम ये डीएम नहीं लिए थे, ओरल बनाए थे, वहां पे म्यू का वैल्यू कितना आया था? 2। वहां पे म्यू का वैल्यू 2 आया था। अगर मान लो इस सरफेस में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 2 हो, आप 2 यहां पे बैठाओ, यहां पे 2 बैठाओ तो क्या हो जाएगा? म्यू एम जी एल बाई 2, म्यू का वैल्यू 2, 2 से 2 कट जाएगा, और म्यू का वैल्यू 2, 1 प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 माइनस एम जी एल बाई 18 आ गया ना। म्यू का वैल्यू बैठा दो। यानी जब भी वर्क डन बाय फ्रिक्शन पूछेगा तो इस फॉर्मूला से भी काम हो जाएगा, अगर आपको डिटेल में नहीं जाना है तो। बन गया? चलो, मतलब उस समय हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट किए, यहाँ पे डिटेल से काम किए। ठीक है, चलिए पढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। आ रहा है समझ में? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाबू, नूनू, सुगा, मुनमुन, चुनमुन, है ना। ध्यान से देखो, ये चैन है, ये टेबल है, टेबल पे चैन रखा हुआ है। ठीक है, जल्दी से चैन बनाओ, आप लोग ही बनाइए। चैन है चैन, चैन है चैन, है ना। ठीक है, ये पोर्शन का लेंथ कितना था? म्यू एल बाई वन प्लस म्यू। इस पोर्शन का लेंथ ये है, जो पोर्शन यहां पे रखा हुआ उसका लेंथ था एल प्लस एल बाई वन प्लस म्यू। टोटल मास है चैन का एम, लेंथ एल। तो जब ये चैन स्लाइड कर गया है नीचे, सरफेस में फ्रिक्शन भी है, यानी चैन और टेबल के बीच में फ्रिक्शन कोएफिशिएंट भी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ चैन while leaving the surface। बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। सरफेस में फ्रिक्शन है, तो जब सरफेस में फ्रिक्शन है तो लगा दो वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। या इस कॉन्सेप्ट में बना लेना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन बराबर चेंज इन पोटेंशियल, यू फाइनल प्लस के फाइनल माइनस यू इनिशियल प्लस के इनिशियल। अब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं, यहाँ पे 0 हो जाएगा। वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स हम अभी निकाल के बता दिए, ठीक है ना। चलो क्या लाए थे? माइनस म्यू एम जी एल बाई 2 1 प्लस म्यू का स्क्वायर, ये लाए थे।
फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? फाइनली रॉड सीधा हो जाएगा। तो जब फाइनली रॉड सीधा होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? माइनस mgl/2 हो जाएगा। नहीं आया समझ में? रॉड जब ऐसे हो जाएगा तो इसका लेंथ l है ना, ये मान लो रिफरेंस लेवल ले लो, यहां से रिफरेंस लेवल ले लो, यहां से रिफरेंस लेवल ले लो, तो बताओ रिफरेंस लेवल से चेन नीचे आ गया ना, ससर के नीचे आ जाएगा, तो ये रिफरेंस लेवल, टोटल लेंथ l। तो इस रिफरेंस लेवल से सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा? टोटल लेंथ l, तो l/2 पे होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो mg h के जगह l/2, और रिफरेंस लेवल से नीचे है तो माइनस। फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv²। क्लियर? ये हो गया। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इतना ही पोर्शन लटका हुआ है, क्या हो जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी? अब देखो रिफरेंस लेवल से तो नीचे माइनस m, इस पोर्शन का मास क्या होगा? ध्यान से देखो, l लेंथ में m मास, तो इतना में कितना मास? म्यू l/1 प्लस म्यू में कितना मास? तो m/l इंटू म्यू l/1 प्लस म्यू, l से l कट जाएगा, तो म्यू l/1 प्लस म्यू लेंथ में कितना मास आएगा? mu/1 प्लस म्यू, है ना? तो mu/1 प्लस u, यहां माइनस लगा देंगे, रिफरेंस लेवल से नीचे आ रहा है, ये m हो गया g, और l पूरा लेंथ कितना है? म्यू l/1 प्लस म्यू। तो सेंटर ऑफ मास के कॉन्सेप्ट से हर मास का लेंथ अलग अलग है, हाइट अलग अलग है, तो ये टोटल लेंथ को 2 से डिवाइड कर देंगे, तो h का काम करेगा म्यू l/2 1 प्लस म्यू, है ना? अरे ये लेंथ है, हाइट क्या हो जाएगा? l/2, इसको 2 से डिवाइड कर दो। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0, चीज रेस्ट में थी। अब यहां से भी निकाल लो, आफ्टर सॉल्विंग अच्छे से गुना भाग करना, भी यहां से निकाल लेना, ठीक है? निकल जाएगा। चलिए अब एक क्वेश्चन और करते हैं जबरदस्त, चले चलो, बन जाएगा, समझ में आ रहा है? चलिए, मजा आ रहा है? भरा पड़ा है क्वेश्चन, एससी वर्मा में, डीसी पांडे में, सिंगेज लर्निंग में, है ना? जीआर पब्लिकेशन का बनाइए, भरा हुआ है ना? जीआरबी में भी क्वेश्चन इस सबसे भरा हुआ है। अब है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सिंगेज लर्निंग का है, मतलब भरा पड़ा है क्वेश्चन, आपके पास ये बुक है, देखो ध्यान से। ये सेमी सर्कुलर वायर है, ये इसका सेंटर है, यहां से ये रेडियस है, ये वाई के लॉन्ग लाइन है, अब चैन इतना ही पोर्शन में यहां पे रखा गया है, मतलब चैन का जो लेंथ है वो रेडियस से छोटा है। क्वेश्चन है कि चैन को वर्टिकल, मतलब ये हेमी स्फेरिकल है, बॉडी है, हेमी स्फीयर है ये, और हेमी स्फीयर के वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल एक्सिस से चैन को बांध दिया गया है। क्वेश्चन समझना, हेमी स्फीयर के वर्टिकल लाइन से बांध दिया गया है कौन चीज को? चैन को, और चैन का जो भी लेंथ है l, वो लेंथ रेडियस से छोटा है, यानी r इज ग्रेटर देन l, रेडियस बड़ा है। क्वेश्चन है फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चैन, जीपीई निकालना है। फाइंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चैन। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो सेंटर ऑफ मास भी बनाते हैं और इंटीग्रेशन से भी बनाते हैं। इंटीग्रेशन से समझ लीजिए, सेंटर ऑफ मास के आधार पर बहुत सारा क्वेश्चन बताए हैं और आगे पढ़ने वाले भी हैं। अब क्या करो, इसमें यहां से थीटा एंगल पे जाके डी थीटा एंगल का एक एलिमेंटल मास लो जिसका लेंथ हो जाएगा dl।
अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि जो थीटा एंगल पे गए वो थीटा एंगल वर्टिकल के साथ क्यों बना, हॉरिजॉन्टल के साथ क्यों नहीं बनता है? मैक्सिमम क्वेश्चन में तो हॉरिजॉन्टल के साथ बनता है। तो ध्यान से देखो कहां से बांधा गया है, वर्टिकल लाइन से। तो जहां से फिनोमिनन हो ना, जहां से चीजें है ना सबसे ज्यादा जरूरी का हो, अगर वर्टिकल लाइन नहीं रहेगा तो चैन गिर जाएगा। यानी यही इस चैन का जन्मदाता या इस चैन का रखने वाला स्रोत यही है। मतलब ये हो गया जो आधार होगा ना, चैन किससे बंधा हुआ है, वर्टिकल लाइन से। तो वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल पे जाकर डी थीटा एंगल का एक छोटा सा एलिमेंटल मास लेंगे जिसका मास डीएम होगा और लेंथ होगा डीएल, है ना। वर्टिकल के साथ क्यों? क्योंकि चीजें वर्टिकल के साथ जुड़ी हुई है। ओके, और क्वेश्चन बोला गया है कि आप इसको लोगे रेफरेंस लेवल, है ना, ये रेफरेंस लेवल है। तो रेफरेंस लेवल से कुछ एंगल पे जाकर ही, इसलिए वर्टिकल के साथ हम लोग एंगल लिए। अब बताओ डीएम मास कितना होगा। मान लो चैन का लेंथ यहाँ पे स्मॉल एल दिया हुआ है ना, ये कंडीशन दिया हुआ था कि ये हेमिस्फीयर का रेडियस चैन के लेंथ से बड़ा है, ठीक है। तो एल लेंथ में एम मास, तो हमें कितना में चाहिए, डीएल में। तो डीएल में क्या हो जाएगा, एम बाई एल डीएल। एल लेंथ में एम मास, चूंकि एल लेंथ में एम मास है इसलिए डीएल लेंथ में कितना मास होगा, एम बाई एल डीएल। इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, यानी यही डीएम होगा। इसका मतलब हो गया डीएम का वैल्यू हो गया एम बाई एल डीएल। आप ध्यान से देखो ये डीएल क्या है, मान लो कहीं भी अगर ऐसा होता है, ठीक है ना, मान लो ये डी थीटा एंगल है और ये डीएल लेंथ है और ये रेडियस है, कहीं भी बहुत बार यूज होता है। तो ध्यान से देखो एंगल क्या होता है, आर्क बाय रेडियस। डी थीटा क्या हो जाएगा, डीएल बाय आर, एंगल होता है आर्क बाय रेडियस। तो डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो एम बाई एल डीएल क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो डीएम निकाल लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसा ऐसा कितना डीएम, इनफाइनाइट डीएम, डीएम 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 डीएम। यानी यहां पे हम अगर हम जीरो एंगल लेंगे तो जीरो से थीटा एंगल तक डीएम ले सकते हैं, इनफाइनाइट डीएम ले सकते हैं। इसका मतलब इंटीग्रेशन करेंगे। चलो ये बेसिक नोट करो, अब जल्दी से इंटीग्रेशन होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, छोटा सा पोटेंशियल एनर्जी, छोटा सा मास है। तो पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh, m के जगह dm, g के जगह g और h के जगह क्या होगा बताओ, ये रेडियस, ये रेडियस, ये हो जाएगा r cos थीटा, थीटा के लॉन्ग cos थीटा, ये r sin थीटा, तो ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा, तो h हो जाएगा r cos थीटा। यानी रिफरेंस लेवल से डीएम मास का हाइट r cos थीटा है। डीएम मास का हाइट कितना है, r cos थीटा। अरे सिंपल, ये रेडियस है, ये थीटा है, तो थीटा जो है रेडियस के साथ बनाया, ये r cos थीटा, ये r sin थीटा, ये r cos थीटा, तो ये भी r cos थीटा, है ना। तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, m के काम dm, g का काम g, r का काम r cos थीटा। मास छोटा तो पोटेंशियल एनर्जी छोटा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन, कहां से कहां, जीरो से थीटा, जीरो से थीटा, या ऑप्शन अगर नहीं मिले तो थीटा बराबर एल बाई आर। अरे एंगल होता है ना, एंगल होता है ना एल बाई आर, एंगल होता है एल बाई आर, थीटा एंगल होता है आर्क बाई रेडियस। अब ऐसा क्यों किए, मान लो अब cos थीटा है तो cos थीटा का इंटीग्रेशन sin थीटा, अगर मान लो sin थीटा लिख दे तो सही है, और sin थीटा के जगह एल बाई आर लिख देगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो एल बाई आर लेके चलेंगे, ठीक है ना। थीटा भी ले सकते हैं, एल बाई आर भी ले सकते हैं। अब इंटीग्रेशन कर लो, कितना आ जाएगा, du का u, ओके, dm का जगह क्या होगा, जीरो से एल बाई आर, dm का जगह कितना था m बाई एल, है ना, dl के जगह r d थीटा, g r cos थीटा। अब इसमें जो कांस्टेंट है बाहर निकालो, m r g और l बाहर निकालो, यानी m r स्क्वायर g m
आर स्क्वायर जी बट्टा एल बाहर निकलेगा, अंदर क्या बचेगा कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा 0 से एल बाई आर। पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा एम आर स्क्वायर जी बाई एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, ये पूरे का साइन थीटा साइन। अब देखो लिमिट है 0 से थीटा, यहां ले लेंगे 0 एंगल 0 से थीटा, तो कॉस डी थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, अगर लिमिट थीटा रहता तो थीटा, थीटा की जगह एल बाई आर है तो एल बाई आर। अब 0 ले जाने से कोई फायदा नहीं है ना, साइन 0 0 हो जाता है। तो पोटेंशियल एनर्जी चैन का यही हो जाएगा, यानी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी उस चैन का जो हेमिस्फीयर पे ऐसे बांधा गया है एम आर स्क्वायर जी बाई एल साइन एल बाई आर, यही फाइनल आंसर होगा। ओके, चूंकि पोजीशन के रिस्पेक्ट में इसलिए नाम पड़ा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, क्लियर है? तो इंटीग्रेशन करके भी निकाल सकते हैं और सेंटर ऑफ मास के हेल्प से भी निकाल सकते हैं। हम लोग सेंटर ऑफ मास कब शुरू करेंगे ये हम आपको मैसेज दे देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। वर्क पावर एनर्जी का लगभग एक लेक्चर और आएगा जिसमें हम लोग बचा हुआ हर चीज उसमें ले लेंगे। पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल, न्यूट्रल और पावर पे भी क्वेश्चन ले लेंगे, यानी जो भी अब बचा हुआ है इस चैप्टर में वो एक लेक्चर में समाप्त करेंगे। अगर वो लंबा जाएगा 1 घंटा 10 मिनट में हम लोग उसको समाप्त कर लेंगे। अब फिर नया कैसे करेंगे हम मैसेज बहुत जल्द देंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में नए एनर्जी और नए उत्साह से। धन्यवाद।